Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में एक बहुत अहम सफर पे निकल रहे हैं। हाँ, एक ऐसा टॉपिक जो यूपीएससी सिलेबस, खासकर जीएस पेपर 1 और हिस्ट्री ऑप्शनल दोनों के लिए जरूरी है। बिल्कुल। आज हम समझेंगे कि कैसे इंग्लैंड और फ्रांस यूरोप के शुरुआती राष्ट्र राज्य मतलब नेशन स्टेट्स बने। और देखिए, हमारी ये पूरी चर्चा सिर्फ एक स्रोत पर आधारित होगी, मैकडूगल लिटेल की विश्व इतिहास की किताब चैप्टर 14 सेक्शन 3। हाँ, मतलब हमारा इरादा है कि इस टेक्स्ट में जो भी जरूरी नाम, तारीख हैं, संस्थाएं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको वैसे ही समझें जैसा स्रोत ने बताया है। कोई अपनी तरफ से व्याख्या नहीं। बिल्कुल, परत दर परत खोलेंगे स्रोत को, ताकि ये समझ बने कि इन शुरुआती राजनीतिक ढांचों की नींव कैसे पड़ी। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सही कहा। तो कहानी शुरू करते हैं उस समय से जब यूरोप में एक तरह का खालीपन था, है ना? हाँ, 900 दशक के बाद कैरोलिंजियन एम्पायर बिखर चुका था और एक बड़ा पावर वैक्यूम मतलब शक्ति शून्य पैदा हो गया था। और इस शून्य को भरा फ्यूडलिज्म ने, सामंतवाद ने। लेकिन सामंतवाद तो जैसा हम जानते हैं एक डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था थी, बिखरी हुई। हाँ, असली ताकत राजा के पास कम और जो स्थानीय लॉर्ड्स थे उनके पास ज्यादा थी। तो सवाल ये उठता है कि इस बिखराव, इस फ्रैगमेंटेशन से इंग्लैंड और फ्रांस एक मजबूत यूनिफाइड गवर्नमेंट की तरफ कैसे बढ़े? स्रोत यहाँ दो बड़े सामाजिक बदलावों की तरफ इशारा करता है। अच्छा, कौन से? पहला शहरों और गांवों का विकास, ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस। और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सामंती व्यवस्था का धीरे धीरे टूटना, ग्रेजुअल ब्रेकअप ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। मतलब एक बदलता हुआ सामाजिक आर्थिक माहौल। हाँ, जिसने शायद राजाओं को मौका दिया कि वो बिखरी हुई शक्तियों को अपने हाथ में लेना शुरू करें। केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। चले तो पहले इंग्लैंड की कहानी देखते हैं। स्रोत क्या कहता है? 800 के दशक की शुरुआत में ब्रिटेन एक देश नहीं था। हाँ, वो छोटे छोटे एंग्लो सैक्सन किंगडम्स थे ना। बिल्कुल। स्रोत इसका क्रेडिट एल्फ्रेड द ग्रेट को देता है। उन्होंने इन राज्यों को राजनीतिक रूप से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। और इंग्लैंड नाम भी उन्हीं के समय से। हाँ, उनके प्रभाव में इसे इंग्लैंड कहा जाने लगा। एंगललैंड, एंगल्स की भूमि, एक शुरुआती पहचान बनी। लेकिन ये आसान नहीं था, बाहरी खतरे थे, वाइकिंग्स। बिल्कुल, डेनिश वाइकिंग आक्रमण, डैनिश वाइकिंग इन्वेजन्स एक बड़ी चुनौती थी। स्रोत बताता है कि एक समय तो इंग्लैंड पर डेनिश राजा क्न्यूट का शासन भी रहा। तो मतलब रास्ता सीधा नहीं था, काफी उतार चढ़ाव थे। बिल्कुल, और इन्हीं दबावों के बीच शायद वो संस्थाएं बनी जो आगे टिकी रहीं। तो स्रोत अब किन महत्वपूर्ण लोगों पर फोकस करता है इंग्लैंड के लिए? 3 नाम बहुत अहम है स्रोत के हिसाब से, विलियम द कॉन्करर, हेनरी द्वितीय और किंग जॉन। ठीक है, तो शुरू करते हैं विलियम द कॉन्करर से। 1066 नॉर्मन विजय। हाँ, साल 1066 नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम ने इंग्लैंड पर हमला किया। हेस्टिंग्स की लड़ाई में हैरोल्ड गॉडविंसन को हराया। लेकिन ये सिर्फ राजा बदलना नहीं था। स्रोत कहता है विलियम बहुत चतुर प्रशासक भी थे। बहुत ज्यादा। स्रोत इस पर जोर देता है। विलियम ने आते ही क्या घोषणा की कि जीत के अधिकार से इंग्लैंड की सारी जमीन उसकी है। सारी जमीन राजा की? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सत्ता का स्रोत अब सीधा राजा। उन्होंने अपने नॉर्मन लॉर्ड्स को बड़ी जागीरें दी, लेकिन ये पक्का किया कि उनकी पहली वफादारी सीधे राजा के लिए हो। अच्छा। और शाही ताज के लिए भी जमीन का एक बड़ा हिस्सा अपने सीधे कंट्रोल में रखा। तो पुरानी सामंती वफादारियों को तोड़कर सबको सीधे सिंहासन से जोड़ा। बिल्कुल सही। स्रोत कहता है इससे वो सिद्धांत स्थापित हुआ कि सारा कानूनी और राजनीतिक अधिकार सम्राट से ही निकलता है। इसने केंद्रीकृत सरकार की नींव बहुत मजबूत कर दी इंग्लैंड में। विलियम ने राजनीतिक शक्ति को साधा। अब अगला कदम स्रोत के अनुसार हेनरी द्वितीय के समय आया, कानून व्यवस्था में। हाँ, हेनरी द्वितीय से पहले न्याय बड़ा लोकल मामला था। हर जगह अलग रीति रिवाज, अजीब तरीके थे न्याय के। ट्रायल बाय ऑर्डील, ट्रायल बाय कॉम्बैट, अग्नि परीक्षा वगैरह। हाँ बिल्कुल, कोई एक रूपता नहीं थी। तो हेनरी ने इसे कैसे बदला? स्रोत क्या सुधार बताता है? उनका बड़ा योगदान था शाही न्यायाधीशों को पूरे देश में भेजना, ट्रैवलिंग सर्किट्स पर। अच्छा, राजा के जज पूरे देश में जा रहे हैं? हाँ,
और उन्होंने शाही अदालतों में जूरी का इस्तेमाल शुरू किया। जूरी आज की तरह? पूरी तरह नहीं। शोध कहता है ये अक्सर स्थानीय लोग होते थे जो मामले के फैक्ट्स जानते थे, पर ये सबूत और गवाही के आधार पर फैसले की तरफ एक कदम था। और इन शाही जजों के फैसलों का नतीजा? एकरूपता, हाँ। कंसिस्टेंसी। स्रोत बताता है कि इनके फैसले रिकॉर्ड होने लगे। समय के साथ इन फैसलों ने मिलकर कानून का एक यूनिफाइड बॉडी बनाया। और इसी को स्रोत कॉमन लॉ कहता है? बिल्कुल। स्रोत की परिभाषा एकदम साफ है। कॉमन लॉ इंग्लैंड के शाही न्यायाधीशों के फैसलों से बना कानून का एकीकृत निकाय है। ये अदालती फैसलों से विकसित हुआ, लिखा नहीं गया एक बार में। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। एक देश एक कानून, इसका महत्व क्या था? इसमें पूरे देश के लिए एक सुसंगत कानूनी प्रणाली बनाई और ये आधुनिक कानूनी अधिकारों का आधार बना, सिर्फ इंग्लैंड में नहीं बल्कि कई देशों में। विलियम ने शक्ति जोड़ी, हेनरी ने कानून को साधा। अब आते हैं किंग जॉन पर। स्रोत कहता है वो पॉपुलर नहीं थे, क्यों? स्रोत कई कारण बताता है। किंग जॉन हेनरी द्वितीय के बेटे, फ्रांस में जमीन हार गए, नॉर्मंडी भी, पोप से झगड़ा हो गया और सबसे बड़ी बात, अपने बैरन्स पर भारी टैक्स लगा दिए। युद्ध के लिए पैसे चाहिए थे उन्हें। हाँ, और बैरनों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने जॉन को रनीमीड में मिलने और उनकी मांगे मानने पर मजबूर किया। और यही जन्म हुआ मैग्ना कार्टा का। स्रोत तारीख क्या बताता है, ये याद रखना है। बिल्कुल, 1215। बहुत महत्वपूर्ण साल। किंग जॉन को दस्तखत करने पड़े। पर क्या ये शुरू में आम आदमी के लिए था? स्रोत साफ कहता है नहीं, ये मुख्य रूप से एक फ्यूडल डॉक्यूमेंट था, रईसों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए, राजा की मनमानी के खिलाफ, जैसे विरासत, टैक्स की सीमाएं। लेकिन इसका असर बहुत दूर तक गया है ना? स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। हाँ, स्रोत कहता है मैग्ना कार्टा ने बाद के डेमोक्रेटिक विचारों को बहुत प्रभावित किया। हाँ, क्योंकि इसमें कुछ सिद्धांत छिपे थे। कौन से मुख्य सिद्धांत? स्रोत किन गारंटियों का जिक्र करता है? 3 मुख्य बातें। पहला, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मतलब उस समय बैरनों की सहमति के बिना राजा भारी टैक्स नहीं लगा सकता। दूसरा, जूरी द्वारा ट्रायल का अधिकार, राइट टू अ जूरी ट्रायल, या कम से कम अपने बराबर वालों द्वारा देश के कानून के हिसाब से फैसला। और तीसरा, शायद सबसे बुनियादी, कानून का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये विचार कि किसी भी आज़ाद आदमी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार, कैद या उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब राजा भी कानून के नीचे है, ऊपर नहीं। राजा भी कानून के दायरे में, ये तो क्रांतिकारी बात थी। बिल्कुल। भले ही ये अधिकार शुरू में सिर्फ अमीरों के लिए थे, स्रोत इन्हें संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का बीज मानता है। 1215 वाकई एक मील का पत्थर। अच्छा, मैग्ना कार्टा ने राजा की शक्ति पर कुछ सीमाएं लगाई। अगला कदम क्या था? स्रोत एडवर्ड प्रथम की ओर ले जाता है। हाँ, एडवर्ड प्रथम, उन्हें भी पैसे की जरूरत थी युद्धों के लिए। वेल्स, स्कॉटलैंड, फ्रांस। तो उन्होंने क्या किया? सिर्फ बैरनों से मांगा? पर एक खास तरीके से। 1295 का मॉडल पार्लियामेंट, इसे मॉडल क्यों कहा? क्योंकि एडवर्ड ने सिर्फ लॉर्ड्स और बिशप्स को नहीं बुलाया। स्रोत के अनुसार उन्होंने हर बरो, शहर से 2 बर्जेसेस, कस्बों के प्रतिनिधि, और हर काउंटी से 2 नाइट्स, छोटे जमींदार, जेंट्री को भी बुलाया। अरे, मतलब कॉमन्स, आम लोग, उस समय के हिसाब से धनी नागरिक और छोटे जमींदार भी शामिल? क्यों? स्रोत बताता है एडवर्ड समझते थे कि इन ग्रुप्स के पास भी पैसा और प्रभाव था। टैक्स चाहिए तो इनकी सहमति जरूरी थी। ये एक प्रैक्टिकल कदम था। लेकिन इसका नतीजा बड़ा हुआ। हाँ, स्रोत कहता है इस मॉडल पार्लियामेंट ने भविष्य के लिए मिसाल कायम की। यही संरचना आगे चलकर 2 सदनों में बंटी, हाउस ऑफ कॉमन्स, नाइट्स और बर्जेसेस, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, नोबल्स और बिशप। तो 1295 का ये मॉडल पार्लियामेंट इंग्लैंड की प्रतिनिधि विधायिका, रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर का शुरुआती खाका बन गया। स्रोत तो यही निष्कर्ष निकालता है, एक ऐसी संस्था जो राजा की शक्ति को सीमित कर सकती थी और समाज के कुछ और वर्गों को आवाज दे सकती थी। इंग्लैंड के विकास का एक और अहम पड़ाव। ठीक है, ये हुई इंग्लैंड की कहानी, संघर्ष, कानूनी सुधार और पार्लियामेंट का उदय। अब चैनल के पार फ्रांस चलते हैं। स्रोत कहता है फ्रांस का रास्ता थोड़ा अलग था। हाँ, फ्रांस की कहानी स्रोत के अनुसार थोड़ी ज्यादा सीधी लगती है। एक मजबूत राजवंश के नेतृत्व में, पर शुरुआत वहां भी कमजोरी से हुई। शार्लेमेन का साम्राज्य बिखरने के बाद फ्रांस बहुत फ्रैगमेंट था। राजा की ताकत कम थी।
हाँ, असल ताकत पेरिस के आसपास ही थी। कई ड्यूक और काउंट राजा से ज्यादा शक्तिशाली थे। तो यहाँ कैसे बदलाव आया? किस राजवंश का नाम लेता है स्रोत? ह्यू कैपेट ह्यू कैपेट। पेरिस के काउंट थे। 987 में लॉर्ड्स ने उन्हें राजा चुना। यहीं से कैप्टेंजन डायनेस्टी शुरू हुआ, जो 300 साल से ज्यादा चला। लेकिन शुरू में कमजोर थे। हाँ, स्रोत कहता है ह्यू कैपेट और उनके शुरुआती वारिसों का कंट्रोल सिर्फ पेरिस और आसपास इले दी फ्रांस पर था। तो शक्ति बढ़ी कैसे? क्या कारण थे? स्रोत कुछ बातें बताता है। एक तो किस्मत, लगातार पुरुष वारिस हुए तो उत्तराधिकार का संकट नहीं आया। दूसरा, पेरिस की लोकेशन अच्छी थी, व्यापार मार्गों पर। और तीसरा, उन्होंने धीरे धीरे प्रशासन, शादियों और सामंतों की शक्ति कम करके अपना शाही क्षेत्र बढ़ाया। ये लंबी धीमी प्रक्रिया थी। ये धीमी गति तेज कब हुई? फ्रांस कब ताकतवर बना? स्रोत फिलिप द्वितीय, जिन्हें फिलिप ऑगस्टस भी कहते हैं, 1180-1223 को एक टर्निंग पॉइंट मानता है। उनका लक्ष्य था फ्रांस में अंग्रेजी राजाओं की ताकत कम करना, जिनके पास नॉर्मंडी जैसे इलाके थे। हाँ, नॉर्मंडी, एक्विटेन। और फिलिप सफल रहे। स्रोत बताता है 1204 में उन्होंने इंग्लैंड के किंग जॉन से नॉर्मंडी छीन लिया। वही किंग जॉन जिनसे मैग्ना कार्टा साइन करवाया गया था। बिल्कुल। नॉर्मंडी जीतने से फिलिप द्वितीय का सीधा कंट्रोल वाला इलाका तिगुना हो गया। शाही खजाना बढ़ा, फ्रांसीसी राजा की ताकत बहुत बढ़ गई। फिलिप द्वितीय ने बाहरी विस्तार किया। क्या अंदरूनी कानूनी केंद्रीकरण भी हुआ फ्रांस में, जैसे इंग्लैंड में हेनरी द्वितीय ने किया? हाँ, स्रोत लुई नवम, लुई 9th का जिक्र करता है, 13वीं सदी। उन्हें सेंट लुइस भी कहते हैं। उनका क्या योगदान था? स्रोत बताता है कि उन्होंने एक फ्रांसीसी अपील कोर्ट बनाया पेरिस में। ये स्थानीय सामंती अदालतों के फैसले पलट सकती थी। अच्छा, मतलब लोग अब लोकल लॉर्ड के फैसले के खिलाफ सीधे राजा के पास अपील कर सकते थे। बिल्कुल। इससे शाही न्यायिक अधिकार मजबूत हुआ। राजा पूरे राज्य में न्याय का अंतिम स्रोत बन गया। केंद्रीकरण का एक और कदम। के समय क्या हुआ? फिलिप चतुर्थ या फिलिप द फेयर के समय तक 14वीं सदी की शुरुआत फ्रांसीसी राजशाही काफी शक्तिशाली थी, पर उन्हें भी समर्थन की जरूरत पड़ी, खासकर जब पोप से टकराव हुआ। पोप से? किस बात पर? स्रोत बताता है मुख्य मुद्दा था फ्रांस में चर्च की संपत्ति और पादरियों पर टैक्स लगाने का राजा का अधिकार। पोप ने विरोध किया, चर्च बनाम राज्य। तो फिलिप चतुर्थ ने समर्थन कैसे जुटाया? उन्होंने कुछ ऐसा किया जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट जैसा लगता था पर था नहीं। स्रोत के अनुसार 1302 में फिलिप चतुर्थ ने एक सभा बुलाई। इसमें फ्रांस के 3 मुख्य सामाजिक वर्ग या एस्टेट्स के प्रतिनिधि थे। कौन से 3 एस्टेट्स? पहला एस्टेट चर्च के नेता, दूसरा एस्टेट बड़े लॉर्ड्स और तीसरा एस्टेट कॉमनर्स, मुख्यतः धनी शहरवासी। इसे एस्टेट्स जनरल कहा गया। एस्टेट्स जनरल, इसमें भी कॉमन्स थे, मॉडल पार्लियामेंट की तरह। पर क्या इसकी पावर भी पार्लियामेंट जैसी थी? स्रोत यहाँ एक बड़ा अंतर बताता है। एस्टेट्स जनरल को मुख्य रूप से राजा का समर्थन करने के लिए बुलाया गया था, पोप के साथ विवाद में। ये ज्यादातर एक सलाहकार निकाय, कंसल्टेटिव बॉडी ही रहा। मतलब इसने राजा की शक्ति को सीमित करने वाले अधिकार विकसित नहीं किए, जैसे इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने। स्रोत के विश्लेषण के आधार पर नहीं, ये राजा के लिए समर्थन जुटाने का टूल ज्यादा था, राजा पर अंकुश लगाने का कम। इसने राजा को मजबूत किया। बहुत दिलचस्प तुलना है। तो हमने 2 अलग रास्ते देखे, इंग्लैंड और फ्रांस के नेशन स्टेट बनने के। स्रोत इनकी तुलना कैसे करता है, खासकर आगे के लोकतांत्रिक विकास के नजरिए से? स्रोत यहाँ इंग्लैंड के योगदान पर ज्यादा जोर देता है। वो इंग्लैंड की कानूनी परंपराओं, कॉमन लॉ और मैग्ना कार्टा में जो कानूनी अधिकार थे, उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। मैग्ना कार्टा 1215 को स्रोत सबसे प्रभावशाली मानता है। हाँ, स्रोत साफ कहता है कि मैग्ना कार्टा वो डॉक्यूमेंट था जिसने बाद के डेमोक्रेटिक विचारों पर सबसे गहरा असर डाला, खासकर ये सिद्धांत कि शासक भी कानून के अधीन है और पार्लियामेंट का विकास भी। और फ्रांस के बारे में स्रोत का क्या निष्कर्ष है? स्रोत मानता है कि फ्रांस ने भी सफलतापूर्वक एक मजबूत केंद्रीकृत राष्ट्र राज्य बनाया। कैपिटेन राजवंश का बड़ा योगदान रहा, एस्टेट्स जनरल भी बनी, लेकिन स्रोत के अनुसार उसका डेमोक्रेटिक प्रभाव इंग्लैंड की पार्लियामेंट जैसा नहीं रहा। फ्रांसीसी राजशाही ज्यादा लंबे समय तक निरंकुश, एब्सोल्यूट बनी रही। तो संक्षेप में
स्रोत का निष्कर्ष ये है कि दोनों देश मजबूत राष्ट्र बने, लेकिन इंग्लैंड का रास्ता, जिसमें कानूनी सीमाएं और प्रतिनिधि संस्था जल्दी विकसित हुई, वो भविष्य के लोकतांत्रिक विचारों के लिए ज्यादा सीधा आधार बना। बिल्कुल। फ्रांस ने एकता और ताकत हासिल की, पर इंग्लैंड में सत्ता पर जो शुरुआती सीमाएं लगीं, स्रोत उन्हें लोकतंत्र के भविष्य के लिए ज्यादा अहम मानता है। ये एक बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। ये वाकई बहुत जानकारी भरा विश्लेषण था। चलिए दोस्तों, एक बार जल्दी से उन मुख्य नामों, तारीखों और कॉन्सेप्ट्स को दोहरा लेते हैं जो स्रोत ने हमें दिए हैं। इंग्लैंड के लिए विलियम द कॉन्करर 1066, नॉर्मन विजय, केंद्रीकरण शुरू। हेनरी द्वितीय, शाही जज, ज्यूरी, कॉमन लॉ। विलियम हेनरी द्वितीय, कॉमन लॉ, याद रहेगा। फिर किंग जॉन और 1215 का मैग्ना कार्टा, 3 अधिकार, बिना सहमति टैक्स नहीं, ज्यूरी ट्रायल, कानून का संरक्षण। किंग जॉन 1215, मैग्ना कार्टा, अति महत्वपूर्ण। और एडवर्ड प्रथम 1295 का मॉडल पार्लियामेंट, बर्गेसेस और नाइट्स शामिल, हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड्स का आधार। एडवर्ड प्रथम 1295, मॉडल पार्लियामेंट हो गया। अब फ्रांस। ह्यू कैपेट, कैपेटियन राजवंश, धीमी शुरुआत। फिलिप द्वितीय ऑगस्टस, नॉर्मंडी विजय, क्षेत्रीय विस्तार। ह्यू कैपेट, फिलिप द्वितीय, नॉर्मंडी, ठीक है। लुए नवम, सेंट लुइस, अपील कोर्ट, न्याय केंद्रीकरण। और फिलिप चतुर्थ, पोप से संघर्ष, एस्टेट्स जनरल का गठन, तीनों एस्टेट्स पर सलाहकार। लुई नाइन्थ, फिलिप चतुर्थ, एस्टेट्स जनरल, शानदार। ये इस अध्याय का पूरा सार है। हाँ, और आखिर में सोचने के लिए एक बात। हमने देखा ये संस्थाएं, मैग्ना कार्टा, पार्लियामेंट, कॉमन लॉ, एस्टेट्स जनरल, अपने समय की समस्याओं के समाधान के रूप में उभरी। लेकिन जैसा स्रोत ने दिखाया, इनका बनना ही काफी नहीं था, आगे भी संघर्ष चला। बिल्कुल। सोचिए बात के इतिहास के बारे में। इंग्लैंड का सिविल वॉर, फ्रांस की क्रांति, शक्ति और प्रतिनिधित्व का संतुलन बनाने के ये शुरुआती प्रयास सिर्फ शुरुआत थे। इन्हें सदियों तक परखा गया, चुनौती दी गई, तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। तो राष्ट्र राज्य बना लेना बस पहला कदम था। उसके अंदर स्थायी स्वतंत्रता और अधिकार हासिल करना एक अलग और लंबी लड़ाई थी। एकदम। नींव रखी गई थी, पर इमारत बनने में अभी बहुत वक्त लगना था, और वो प्रक्रिया आसान नहीं थी। इतिहास ऐसे ही चलता है। बहुत बढ़िया। ये वाकई एक गहरी और जानकारी भरी चर्चा थी। उम्मीद है दोस्तों, आपको इंग्लैंड और फ्रांस के राष्ट्र राज्य बनने की ये कहानी मैकडूगल लिटिल के इस अध्याय के आधार पर समझ आई होगी। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट्स में हमें बताइए आपको क्या लगता है, इंग्लैंड और फ्रांस के इन शुरुआती विकासों में से कौन सी घटना या संस्था आज की दुनिया पर सबसे गहरा प्रभाव डालती है। अपने विचार जरूर साझा करें। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.